वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज से ये चेंज कर रहे हैं कि पहले हम टर्म 1 पे फोकस करते हैं। ठीक है, टर्म 1 पे फोकस करेंगे और जो सीबीएसई का पैटर्न है, ठीक है, जैसा सीबीएसई ने अपने पेपर्स दिए हैं, पैटर्न बनाया है, वैसे ही टेस्ट पेपर आपको देंगे। ठीक है, तो आपने अगर देख रखा हो, सीबीएसई गाइड नाम से एक वेबसाइट है जिसके पेपर्स आज से हम वो स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक एक चैप्टर को पहले रिवाइज करेंगे और हर चैप्टर के 5 टेस्ट पेपर देंगे। 5 इज मोर देन इनफ। ठीक है, लगभग शायद 20-20 क्वेश्चन के हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रीजन है, 2-4 ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक भी। ठीक है, मतलब एज सीबीएसई करिकुलम वो पूरा कवर करे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा जो है दैट इज सॉलिड स्टेट है, बिकॉज इट इज अ रिवीजन एंड फर्स्ट डे आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल से ध्यान रखिएगा, आप भी घर से पढ़ के आएंगे जिससे कि चैप्टर थोड़ा तेजी से निकले और हम मैक्सिमम टाइम जो लगाएं वो क्वेश्चंस में लगाएं, क्वेश्चन आंसर्स में। थ्योरी में दोबारा उतना टाइम ना लगाएं। एंड एज इट इज फर्स्ट डे, तो आज के लिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बट कल से ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं आपको यहाँ रिवाइज करा रहा हूं, मैं ये आपसे चाहता हूं ये आप घर से करके आए, और जो चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे। हम आपके क्वेश्चन पेपर्स पहले से ही आपको दे देंगे, वो भी आपको घर से ही करके लाने। हम ये नहीं चाह रहे कि आप यहाँ बैठ के पहले 1 घंटा क्वेश्चन पेपर करें। कॉमन सेंस है, 5 क्वेश्चन पेपर है तो 5 दिन तो इसी में वेस्ट हो जाएंगे फिर तो। ठीक है बेटा, उधर से आ जाओ। तो सॉलिड स्टेट स्टार्टिंग चैप्टर की कैसे होती है? बेसिकली मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें अंतर है, वो हम सबको मालूम है। ठीक है, बताओ बेटा, अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी विल dominate on force of attraction or repulsion? Thermal energy governs what? थर्मल एनर्जी रिपल्शन को गवर्न करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन को। थर्मल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मल एनर्जी बढ़ती है और चीजें सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबको अंतर पता है। विच फेज हैज मोस्ट डेंसिटी किसकी ज्यादा है? सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस। बताओ आइस और वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वेरी गुड, आइस। सही कह रहे हैं क्या? वेरी गुड। तो आपको पता होना चाहिए आइस और वाटर में उल्टा है, क्योंकि हाँ, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, इसका मतलब आइस की डेंसिटी क्या है? कम, और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। और इसके पीछे एयर कैविटीज या हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन है, वो इस चैप्टर में नहीं आएगा, आप बेफिक्र हो। ठीक है, मतलब वो थोड़ा अलग इक्विलिब्रियम का पार्ट है, यहाँ का नहीं। यहाँ तो सिर्फ सॉलिड स्टेट को डिस्कस करना है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर आ गया। ठीक है, सॉलिड के कोई 4 कैरेक्टर बता दो। वेरी गुड, डेफिनेट शेप होती है जो कि लिक्विड और गैस में नहीं है। वेरी गुड, पहले तो हमने कह दिया डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, ये सब सॉलिड के डेफिनेट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है। ये जहां है वहीं पे है, दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट, कांट लीव देयर मीन पोजीशन, एंड दे आर हार्ड, रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल। इज इट क्लियर? वर्ड क्लियर है। अब आ जाते हैं अगली हेडिंग पे। पहली हेडिंग हमारी हो गई कि डिफाइन सॉलिड। ठीक है, डिफाइन सॉलिड यानी लिक्विड और गैस से अंतर क्या है, ये आ गया। अब आया सॉलिड के 2 टाइप हैं। जब हमने सॉलिड को ब्रॉडली देखा तो 2 तरह के दिखे। वेरी गुड, एक कहलाया क्रिस्टलाइन और एक कहलाया एमोर्फस। ठीक है, तो अब हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम, बहुत जल्दी जल्दी 4-5 डिफरेंस दोनों के देख लेने। बेटा, ए मतलब नॉट फिक्स, मॉर्फ मतलब अपीयरेंस, जिसकी अपीयरेंस कीप्स ऑन चेंजिंग कह सकते हैं, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सूडो सॉलिड है ये। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड? बिकॉज दे कैन फ्लो ड्यू टू देयर ओन वेट। तो ये वेट में ज्यादा होने की वजह से फ्लो करते हैं, तो अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। बाकी सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। किसकी डेफिनेट शेप है? किस लाइन, किसमें कटिंग यानी शार्प एज टूल से काटेंगे तो वो एकदम स्मूथली कटेगा, दिस लाइन। ये रफ सरफेस में कटेगा, क्योंकि एटम्स प्लेन्स में नहीं होते, प्लेन के बीच में होते हैं। यहाँ एटम प्लेन्स में लगे होते हैं,
और अगर वो प्लेन्स में लगे हैं तो प्लेन पूरा कट के अलग हो जाता है। किसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस अलग अलग है, कभी पार्टिकल पास में, कभी पार्टिकल दूर, कभी बहुत दूर, तो इसलिए यहां मेल्टिंग पॉइंट भी रेंज में यहां डेफिनेट है। हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड डेफिनेट है और इसकी नॉट डेफिनेट है, इसका पता नहीं क्या होगी हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, किसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, क्रिस्टलाइन में, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। या जो सबसे इंपॉर्टेंट था आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी, वेरी गुड, क्रिस्टलाइन वाले एनाइसोट्रॉपी है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग है। और कई बार ये मान के चलिए वो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिस्टलाइन में अलग अलग डायरेक्शन में सेम होगी या अलग अलग होगी। तो याद रखना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी काय में आ रही है, ठीक है, एनाइसोट्रॉपी में ही आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये सब एनाइसोट्रॉपी है, यहाँ आइसोट्रॉपी है। बोलो यहाँ पे क्लियर है। अब इसके बाद मेन आता है एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन के, कौन से अमॉर्फस। जितने भी तुम्हें पॉलीमर्स दिखें वो सारे के सारे पॉलीमर्स वो इसी में डाल देना, दैट इज सेलोफेन, ग्लास इज ऑल्सो क्वार्ट्ज ग्लास, वो भी पॉलीमर। और भी कोई पॉलीमर तुम्हें दिखे, प्लास्टिक के एग्जाम्पल जो भी दिखे वो इसमें आ जाए, रबर है, ग्लास है, जितने एमॉर्फस सिलिकॉन है। क्रिस्टलाइन तो डायमंड ग्रेफाइट जो इस चैप्टर है वो क्रिस्टलाइन का तो आगे मिलेंगे। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में अंतर क्लियर, कोई डाउट है किसी में? बताओ बेटा, एक एलिमेंट की जो कटिंग थी वो एक एलिमेंट जो है हमने उसे कट किया तो वो कटिंग उसकी स्मूथ सरफेसेस में हो रही है, तो वो आइसोट्रॉपिक है या एनाइसोट्रॉपिक? समझ में आ गया? तो अगर वो स्मूथ कट रहा है तो क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टलाइन है तो वो एनाइसोट्रॉपिक है, एमॉर्फस होता तो क्लियर है। नेक्स्ट अगली हेडिंग का नाम, ठीक है बेटा पार्किंग, थर्ड हेडिंग। अब हमें पढ़ना है ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बॉन्डिंग के बेसिस पे कितने टाइप के हैं? तो एंड आई होप सो आपको ध्यान हो, ये 4 तरह के हैं। वन इज आयनिक, वन इज कोवेलेंट, वन इज मेटेलिक एंड वन इज मॉलिक्यूलर। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर में कई बच्चे गलतियां कर लेते हैं, और कोवेलेंट में जैसे उनसे पूछो ना मीथेन CH4 किस में आएगा, मीथेन सॉलिड, मॉलिक्यूलर में या कोवेलेंट में, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है मीथेन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन उनके अंदर कौन से बॉन्ड है ये देखने ही नहीं है, ये देखने हैं 2 यूनिट्स के बीच में, यानी लैटिस पॉइंट पे जो यूनिट लगी है 2 यूनिट के बीच में कौन से बॉन्ड है, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आना चाहिए। फिर से सुनो, अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस है तो जहां पे इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन्हें लैटिस पॉइंट कहते हैं, वो अभी आगे फिर आएगा। अब अगर लैटिस पॉइंट पे आयंस हैं और वो अल्टरनेट आयंस चल रहे हैं तो आयनिक सॉलिड है। लैटिस पॉइंट पे एटम्स हैं, सारे लैटिस पॉइंट पे एटम है, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड से ही आगे चढ़ते जा रहे हैं, कहीं स्ट्रक्चर खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये है आपका कोवलेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर में ये लैटिस पॉइंट है, यहां पूरा CO2 खत्म, ये लैटिस पॉइंट है, यहां पूरा CO2 खत्म, लैटिस पॉइंट पे पूरा मॉलिक्यूल है एंड दे हैव वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटलिक में यहां लैटिस पॉइंट में मेटल के कैटाइन होते हैं और फ्रीली इलेक्ट्रॉन बीच बीच में घूमते हैं। तो ये 4 तरह के लैटिस हैं, इसमें अधिकतर बच्चों से गलती नहीं होती, फिर भी ऑब्जेक्टिव लेवल में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सॉलिड ऐसा है जो सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर है और मॉल्टन स्टेट में भी गुड कंडक्टर है, दैट इज मेटेलिक। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, मॉल्टन में भी। ये जो है ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है, लेकिन मॉल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर है। फिलहाल ये दोनों ही बैड कंडक्टर होने चाहिए, एक्सेप्ट द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे बैड कंडक्टर हैं, कोवलेंट भी मॉलिक्यूलर भी। मॉलिक्यूलर आर अगेन 3 टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑब्वियसली HF, वाटर और अमोनिया 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। HCl है, SO2 है, इसमें पोलर है। CO2 या मीथेन ये नॉन पोलर है। सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड, ये याद भी रखना है।
कोवलेंट के मेन 6 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका या जिसको क्वार्ट्स कह देते हैं, ग्लास नहीं लिखा होना चाहिए आगे, खाली क्वार्ट्स, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, कार्बोरेंडम, SiC, ठीक है, Al2O3 और Aln, ये 4-5 एग्जाम्पल ही हैं। अधिकतर डायमंड, ग्रेफाइट और SiO2 पे ही क्वेश्चन आएगा। इसके एग्जाम्पल नाम से ही क्लियर है, जो भी आयनिक सॉलिड हो, जैसे NH4Cl कह दे, अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl में NH4 कैटाइन हो गया, Cl एनाइन, तो वो भी आयनिक में, ऑब्वियसली NaCl, CaCl ये सब तो है ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बताओ भाई मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है, ये जल्दबाजी में गलती मत करना। कोवलेंट सॉलिड हैज इवन मेल्टिंग पॉइंट मोर देन आयनिक सॉलिड। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि आयनिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, क्यों? तो आप यहां क्या लिखेंगे, कोवलेंट सॉलिड हैज डायरेक्शनल 3-dimensional covalent bond which extend throughout the crystal. Directional 3-dimensional covalent bond which extends throughout the crystal. ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं, 3 डायमेंशन में हैं, और सबसे बड़ी बात ये पूरे क्रिस्टल में एक्सटेंड है, मतलब कहीं पे बॉन्डिंग रुक नहीं रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये मॉलिक्यूल यहीं खत्म दिख रहा हो, वो लगातार चलता जा रहा है। देयरफॉर दे हैव इवन हायर मेल्टिंग पॉइंट देन आयनिक। अब फिर यहां पे क्वेश्चन है, डायमंड, ग्रेफाइट किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? कईयों के दिमाग में आएगा, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, देयरफॉर ग्रेफाइट हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन डायमंड। जो स्टेबल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बेटा ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड से भी ज्यादा होता है। भले ही सोचने में यह आता है कि भाई हीरा है सदा के लिए, ऐसे दिमाग में आता है, नहीं है सदा के लिए। इज इट क्लियर? कोयला है सदा के लिए, इसीलिए अगली बार बर्थडे पे कोयला गिफ्ट कर लेना कहीं और कहना जे है सदा के लिए, इट इज मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? फिलहाल ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, ठीक है, स्टेबल ग्रेफाइट ज्यादा है, ठीक है। अब हाँ ठीक है, डायमंड की हाइब्रिडेशन sp3, ग्रेफाइट की sp2, ठीक है। डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और एक लेयर दूसरी लेयर पे क्योंकि स्लिप करती है, therefore they can use as lubricant at high temperature। पिघलते मुश्किल से हैं लेकिन स्लिप कर सकते हैं, तो ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होते हैं, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, वो यही चीज है। फिलहाल ये चारों तरह के क्रिस्टल क्लियर है, तो ये वाली हेडिंग क्लियर है, डिफाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस और बॉन्डिंग भी क्लियर है, बोलो ठीक। नाउ चौथी हेडिंग, बेटा चौथी हेडिंग इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि हमारे क्रिस्टल्स का अगर क्लासिफिकेशन यानी लैटिस पॉइंट पढ़े, यूनिट सेल पढ़े, तो कितने टाइप के होंगे। तो एक वर्ड आ गया यूनिट सेल और एक आ गया स्पेस लैटिस। तो व्हाट इज यूनिट सेल? The repeating unit, the smallest but complete repeating unit which on repetition over and again gives complete crystal या crystal lattice. That repeating unit is known as unit cell. Clear है? तो याद रखना है smallest but complete unit is unit cell. और वो जो 3 dimensional appearance आएगा, overall view आएगा, that is space lattice. ठीक है, तो बेसिकली स्पेस लैटिस इज द पॉलीमर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को पॉलीमराइज कर दो तो स्पेस लैटिस बन जाएगा। या हम ये कहते हैं कि लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें स्ट्रेट लाइन से जोड़ते जाओ, ठीक है, और उसके बाद जो चीज बनके तैयार होगी दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस। बोलो क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट, अब इन्होंने ये कहा कि भाई क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं, तो क्रिस्टल्स को ब्रॉडली हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। आई होप सो आपको याद आ गया होगा, एक सिंपल कहलाते हैं या प्रिमिटिव कहलाते हैं, और एक सेंटर्ड कहलाते हैं, और जो कि अगेन 3 तरह के होते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो सिंपल क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जिसमें लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, खाली कॉर्नर्स पे हैं और कहीं नहीं है। तो अगर लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे दिख रहे हैं, देन दिस क्रिस्टल्स आर, दीज क्रिस्टल बिलोंग्स टू सिंपल क्लास। और अगर इन कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी है, देन इट इज टर्म्ड एज बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर के साथ हर फेस के सेंटर पे है, बॉडी तो नहीं, हर फेस के सेंटर पे फेस सेंटर्ड। और कॉर्नर के साथ साथ
सिर्फ दो अल्टरनेटिंग फेस के सेंटर पे है, आमने सामने, देन इट इज कॉल्ड एज एंड सेंटर। तो एंड सेंटर कब कहलाएगा? जब वो अल्टरनेट फेस पे हो, जो कि आमने सामने है। अब पॉइंट आया कि ये भाई यूनिट सेल पढ़ने के लिए कितने पैरामीटर हैं? तो यूनिट सेल को पढ़ने के लिए 6 पैरामीटर हैं। गुड। 6 में से 3 एक्सिस के देखते हैं और 3 एंगल्स को देखते हैं। तो आपको अगर 6 पैरामीटर याद हैं तो 3 एक्सिस के पैरामीटर हैं और 3 एंगल्स के पैरामीटर है। बोलो क्लियर है? यहां तक मिटा दूं पहले? गुड। अब बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 टाइप्स के हैं। ठीक है? कौन से 7 टाइप्स के हैं? एंड आई होप सो जो यहां पढ़े उन्हें सबको याद होगा। क्यूब, टेट्रागोनल, ठीक है, क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थो, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक लिख दिए, मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, और किसी को पहले लिख लो, चाहे रोम्बोहेड्रल को, रोम्बस को, चाहे हेक्सागोनल को। एंड आई होप सो आपको सबको याद हो, जो क्लास में पढ़े थे उनको तो याद होना ही होना चाहिए। क्यूब में सारी साइड, सारे एंगल इक्वल और सब 90 भी होते हैं। टेट्रागोनल में भी एंगल 90 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में भी 90 होते हैं। बट टेट्रागोनल में 2 साइड अभी इक्वल हैं, एक नहीं है, और ऑर्थोरोम्बिक में कोई साइड इक्वल नहीं। मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक से ही आगे आया है, कोई साइड इक्वल नहीं है, 2 एंगल 90 है, एक नहीं है। ट्राइक्लिनिक 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कोई भी चीज इक्वल नहीं है, ना तो कोई एंगल इक्वल है, ना ही कोई एंगल 90 है, और ना ही कोई साइड इक्वल है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल यही है। रोम्बस और क्यूब एक ही होते हैं। टिल्टेड क्यूब को हम रोम्बस कहते हैं। सारी साइड इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 नहीं होता है। हेक्सागन ग्रेफाइट जैसा होता है, जिसमें 2 साइड इक्वल है और एक बड़ी होती है, जहां आप कह सकते हैं वंडरवॉल फोर्स थे, और 2 एंगल 90 के होते हैं और एक एंगल 120 के है। ठीक है? तो हम इतने तक ही रहेंगे। बेटा कोई बच्चा ये मत कहना कि 2 डायमेंशन में क्या है, 3 डायमेंशन, ये सीधा हमने 3 डायमेंशन का पढ़ा है। ठीक है? 2 डायमेंशन में एनसीईआरटी में है 1-2 पॉइंट, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको 3 डायमेंशन के ये पॉइंट याद आ रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। और अब अगर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं 2 डायमेंशन का कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पढ़ा दिए जाएंगे। फिलहाल टोटल हमारे पास 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, जिनको हम 3242 111 कह देते हैं। और क्यूब हमारा सिंपल भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है। क्यूब तीनों टाइप का है, और ये आखिरी के 3 सिर्फ सिंपल है। ऑर्थोरोम्बिक चारों है, सिंपल भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है, एंड सेंटर भी है। अब रह गए खाली ये दोनों याद करने, बाकी तो याद हो ही जाएंगे। भाई ये तीनों एक एक वेरिएंट है तो याद हो गया, ये याद है ही, क्योंकि इसमें रिसर्च है हमारे पास। सिंपल बॉडी और फेस में 52, 68, 74, तो ये भी याद है हमें। अब ये चारों तरीके का, तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, बस खाली अब याद रखना है टेट्रागोनल को और ऑर्थोरोम्बिक को। टेट्रागोनल में 2 वेरिएंट है भैया, एक तो याद है ही सिंपल, अब दूसरा याद रखना है, यहाँ पे एंड सेंटर है। और यहाँ मोनोक्लिनिक में एक सिंपल है और दूसरा, एक सेकंड रुकिए, टीबी बीमारी इसमें एमीआ, सॉरी, टेट्रागोनल जो है, सॉरी, टेट्रागोनल सिंपल के साथ बॉडी सेंटर है, और मोनोक्लिनिक सिंपल के साथ क्या है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर 4 थे ना, एंड था लास्ट वाला। ठीक है? तो ये 2 वर्ड याद रखने हैं, तो आप किसी तरीके से याद रखते हैं। जैसे इंडिया को बीमारियों से ज्यादा ही प्रेम है, याद ही रहती बीमारियां, कोविड आया, कभी कुछ आया, तो एक टीबी बीमारी आई थी, वो आज तक नहीं गई। ठीक है? और ये दूसरा आ गया ये। ठीक है? वर्ड क्लियर है? कोई डाउट? मिटा दूं? तो अब हमारे पास ये भी हो गया कि कौन से 14 है, और उसमें भी कौन कौन है 14 में, तो हम ये भी बता सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कोई कहे क्यूब कौन सा वेरिएंट नहीं है, एंड वाला नहीं है। क्यूब में कौन से हैं, ये 3 है, चौथा नहीं।
एंड वाला नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये तैयारी करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट, ये हुए हमारे क्रिस्टल्स के बारे में। अब ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे एक क्रिस्टल जिसका नाम है क्यूब। हमारे कोर्स में सिर्फ क्यूब है, डिटेल खाली क्यूब की है। तो भैया क्यूब 3 तरीके का है, सिंपल, बॉडी और फेस। तो एक सिंपल क्यूब हो गया, एक बॉडी सेंटर क्यूब हो गया और एक फेस सेंटर। पहले क्यूब को पढ़ लेते हैं, ठीक है, या इससे पहले एक पॉइंट और पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन, इसका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो भी क्यूब को लेके ही है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर कोई एटम इनसाइड बॉडी है, ठीक है, हम पढ़ क्यूब के बारे में ही रहे हैं, इनसाइड बॉडी है तो उसका पूरा फ्रैक्शन अपने लिए है, बाहर किसी से शेयर है ही नहीं। कॉमन सेंस है, बॉडी के अंदर है तो बॉडी जब आप काट के अलग करेंगे तो वो किसी और से शेयर नहीं होगा। अगर कोई एटम फेस के सेंटर पे होगा, फेस के सेंटर, तो फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, therefore 1 unit cell gets half of its contribution and usually faces 6 होंगी, यूजुअली, क्योंकि एंड सेंटर है तो 2 ही होंगी, समझ में आ गया। अभी जनरल फेस 6 होंगी, इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन 3 होगा। अगर कोई एटम हमारा एज सेंटर पे है, ये बुक में नहीं दिया होगा क्योंकि ये कोई पोजीशन होती नहीं, ये एक वॉइड होता है, लेकिन हम इन जनरल पढ़ा रहे हैं इसलिए एज सेंटर 1/4 होता है, क्योंकि एज 4 यूनिट से शेयर्ड होती है और एजेस 12 होती है, और इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन ये है। और अगर कोई एटम कॉर्नर पे मौजूद है तो ये 1/8 इंटू 8 1। इसमें कई बार टीचर फंसा लेते हैं, वो कहते हैं क्या कॉर्नर में हमेशा 1/8 होगा? आंसर ना, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि अगर हेक्सागन क्रिस्टल है तो 1/6 होगा। याद आ गया? अगर हेक्सागन है तो 1/6 क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्नर हेक्सागन का है उसका एंगल 120 है, जब हेक्सागन है तो 120 एंगल है, तो 120 में तो 3 ही लगे होंगे यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ये होगा, सॉरी, एक यूनिट सेल ये होगा और एक यूनिट सेल ये होगा, तो इस कॉर्नर से 3 यूनिट सेल नीचे लगे, 3 ही ऊपर लगे होंगे, तो 6 यूनिट सेल तो आए, तो 1/6 हो जाएगा। तो याद रखना है कॉर्नर में हमेशा 1/8 नहीं होता, अगर क्यूब है तो 1/6 हो सकता है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जैसे ए एटम या 1 एटम एट कॉर्नर, 2 एटम एट ईच बॉडी डायगोनल। याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ एटम द यूनिट सेल इज 9। ये तो याद हो ही जाना चाहिए, क्यों? हर बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है, बॉडी डायगोनल बॉडी के अंदर से आएगा, बॉडी के 4 डायगोनल होते हैं, जनरल क्वेश्चन क्यूब का है, तो 8 यहां हो गए क्योंकि 8 के 8 अंदर है, और कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 एक एटम हुआ, इसलिए टोटल एटम 9 हो गए। बोलो कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन ये वाले बनेंगे कि एटम कितने हैं। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए कॉर्नर पे है और बी फेस सेंटर पे है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ए बी 3 आंसर है, ठीक है। तो दूसरा टाइप पे हो गए कि आपको कोई 2 पोजीशन दे दी गई, 3 पोजीशन दे दी गई, बताओ भाई फॉर्मूला क्या है। और इसमें कंफ्यूज करने के लिए कई बार कहते हैं एलॉय है, एलॉय आर मेड अप बाय डिफरेंट मेटल्स, तो उन्होंने कह दिया कि कॉपर एट कॉर्नर, सिल्वर एट बॉडी सेंटर एंड ऑक्सीजन एट फेस सेंटर। तो भैया कॉर्नर 1, बॉडी सेंटर 1, फेस सेंटर 3, तो कॉपर 1, सिल्वर 1, ऑक्सीजन 3। बोलो क्लियर है? तो ऐसे करके आपको फॉर्मूला। तीसरे टाइप के क्या बनेंगे, मिसिंग, फॉर्मूला है लेकिन कोई मिस कर गया, कहेंगे एक कॉर्नर से मिस कर गया या बॉडी सेंटर से मिस कर गया, एज सेंटर से मिस कर गया, जितना मिस का पोर्शन है उसको हटा दीजिए, मिसिंग वाली चीज को उतने को माइनस कर दीजिए, या स्टार्टिंग से दोबारा कर लीजिए, आपकी इच्छा है। मतलब कहने का, सपोज मैं सिंपल क्वेश्चन कह रहा हूं, ए एट ऑल कॉर्नर था, बी एट बॉडी सेंटर था। अब ये तो समझ गए हो कॉर्नर ही मिस कराना पड़ेगा, बॉडी सेंटर अगर मिस करा दिया तो खत्म ही हो जाएगा ना, फिर वो बी रहेगा ही नहीं। तो हमने कहा एक कॉर्नर से एक गायब है, तो अब कोई बच्चा ये कह सकता है एक ही कैलकुलेशन 1/8 इंटू 7 करेंगे हम, तो 7/8 हो जाएगी, और बी 1 ही है तो बी 1 है, तो ए 7/8 बी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई या होल नंबर में चेंज किया, ए 7 एंड बी 8। बोलो क्लियर है? तो
ऐसे करके भी किया जा सकता है कि आपने स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व किया दिस वन, कोई दूसरा बच्चा कोई और टेक्निक लगाना चाहे वो भी कर सकता है। या भाई उसे मालूम है फॉर्मूला ए भी तो आना ही आना था, लेकिन एक ए कम है, तो ए एक कम है, फॉर्मूला क्या आना था, ए बी, ए एक कम है, कहां से, कॉर्नर से, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो 1 में से 1/8 घटा दो, तो 1 में से 1/8 घटाओ तो क्या बचेगा, ठीक है, बात तो वही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी अब भी वही आएगा, आंसर हमेशा वही आता है, डिपेंडिंग आप क्या सोचते हैं। डन, तरीका क्लियर है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, नंबर बताओ कितने आइटम है, एक कॉर्नर है, एक बॉडी सेंटर है, ऐसे करके। दूसरा क्वेश्चन, फॉर्मूला बनाओ। तीसरा क्वेश्चन, फॉर्मूला बन गया, अब कोई गायब कर दिया, अब फॉर्मूला बनाओ। समझ गए तीनों क्वेश्चन, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन तक, ठीक। पहले यहां तक खुद रिवाइज करो जल्दी से, बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई चीज नहीं समझ में आई? क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर में आएगा डेंसिटी ऑफ, मतलब सिंपल बॉडी ऑफ फेस सेंटर पढ़ने के बाद डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आएगा, और डेंसिटी के बाद पैकिंग आएगा, और पैकिंग के बाद डिफेक्ट आएगा। इतनी हेडिंग्स हैं, ठीक है? नहीं वो तो होने को तो अभी मुझे पता नहीं टाइम क्या आज, हाँ तो अभी हो जाएगा शायद। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले आप इतने को रिवाइज कर लीजिए, इतने में कोई डाउट है तो 2 मिनट देख लीजिए, कि ऐसा ना हो ना कि आपको लगे अरे यार बहुत फास्ट करा दिया आपने तो। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर ना, अगर आपको ध्यान हो, जब हम शुरू में अप्रैल में पढ़ने आए थे तो ये ऑफलाइन चला था, ऑफलाइन की बात ही अलग है यार, ऑफलाइन में आप पढ़ रहे थे तो बात ही अलग है ना। हाँ मैं वो तो है, जितना भी आपने ऑफलाइन किया होगा गारंटेड रटा होगा एकदम दिमाग में है? आप तो जीनियस है। पता है पहले जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता था, अब गिनीज होता है। दोनों की स्पेलिंग जीनियस ही लगती है मुझे तो, पता नहीं क्यों, लेकिन बोला जाता है गिनीज ये है, ऐसे कुछ होगा। स्पेलिंग क्या है, जीनियस है गिनीज है? गिनीज है, और स्पेलिंग क्या है उसकी? जीनियस की क्या है? अच्छा जी ई एक में जी यू है? चलिए मैंने कहा अब ये देख लीजिए 5 मिनट, कोई चीज इसमें रिवाइज आपको करनी है या नहीं समझ में आई तो पूछिए, फिर मैं अगली हेडिंग पे आऊं, नहीं तो क्लियर है। बहुत बढ़िया। ये देखिए बेटा, इसकी अगली हेडिंग है सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब में कंपेयर करना। अब आपने भी देखा होगा, जो कॉपी लेके बैठे उन्हें पता होगा, हमने लिक्विड क्रिस्टल्स या बड़ी ऐसी चीजें जो अनइंपॉर्टेंट है वो गायब कर दी है, या कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसे एमॉर्फस में कैसे बदलेंगे, याद आया? मेल्ट सडनली, तो हमने वो वाले पॉइंट दोबारा बोले नहीं है, ये आप करके लाएंगे। या कोई एमॉर्फस है उसे क्रिस्टलाइन में चेंज करना है, मेल्ट करके बहुत स्लो कूल करेंगे, एनीलिंग जिस प्रोसेस को कहते हैं, तो कई बार वो एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन बन जाता है। या कांच है, बहते बहते नीचे से थिक ऊपर थिन, तो ये तो फ्लोइंग वाली की वजह से बीच में मिल्की स्पॉट्स आ जाते हैं, क्यों? कहीं कहीं क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जहां जहां क्वार्ट्ज बन गया, क्रिस्टलाइज हो गया, वो एमॉर्फस सिलिकॉन का यूज क्या था? वेरी गुड, ये फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज होता है और वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल है। तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्जाम्पल वाला पार्ट था वो हमने छोड़ा है, जो पिन पॉइंट के क्वेश्चन होते हैं वो हमने रिवाइज नहीं किए, वो आपको करने हैं। मतलब मैंने खाली ये कह दिया कि भाई क्यूब 3 तरह का है, एक सिंपल, एक बॉडी, एक फेस। बाई चांस एग्जामिनर ने कह दिया भाई फेस सेंटर्ड क्यूब का एक एग्जाम्पल तो बताओ, तो याद करना पड़ेगा ना, तो वो रेक्टिफिकेशन है। तो वो उसी के लिए हम बार बार क्या पता क्या कहते हैं कि आप सब कुछ नहीं याद कर सकते। आप जब क्वेश्चन बुक के देखेंगे ना, जब पढ़ने बैठे आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सब नहीं याद होता। तो करना क्या चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन बन रखे हैं, लाखों के तादाद में अभी क्वेश्चन बने हुए, तुम अपने क्वेश्चन मत बनाना, जो बने हुए क्वेश्चन है ना बुक के, उन्हें सॉल्व करना। जो मैं आपको 5 पेपर भेजूंगा वो सॉल्व करना,
या बाकी बुक्स में जो बने हुए हैं वो सॉल्व करना, क्योंकि जो तुम क्वेश्चन बनाओगे ना तुम अपने लेवल से बनाओगे, और बेटा मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर के लेवल तक जाना पड़ता है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तुम्हारा लेवल तक कहां अचीव होगा। इसलिए भाई अपने क्वेश्चन आप मत बनाइएगा, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं पहले उन्हें सॉल्व करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। इतने डीप भी नहीं आते जो आप पढ़ते समय सोचते हैं ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, CuSO4.5H2O का क्या है, ये क्या है, और बाई चांस जितने तुम अंडरलाइन करते हो ना जब क्वेश्चन पेपर करने बैठते हो एक मिल जाता, एक, फिर पता क्या कहते, देखा मैंने कहा था ये पूछ लेगा। अबे 500 क्वेश्चन में अगर तुझे एक क्वेश्चन वो मिल रहा है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो गारंटेड ये मान के चल शायद ही एग्जाम में ना आए। बाकी 499 भी तो नहीं आ रहे थे तेरे, उनमें से भी तो कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो यही जाएगा कि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत कम चांसेस है। बट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमें क्या क्या चीजें और अच्छी तरह लर्न करनी है, और उसका बेस्ट तरीका अगर आपको दिख जाता है कि हाँ उसने एग्जाम में या पेपर्स में लास्ट 2 इयर्स में या कभी पहले पूछ रखा है कि हेक्सागोनल का एग्जाम्पल बताओ, एंड सपोज द एग्जाम्पल इज ग्रेफाइट, तो वो तो लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड एडिशन है, वो याद किया जा सकता है, लेकिन उसके चक्कर में बाकी 50 और नहीं याद करने, जो आया हुआ है उसे याद कर डालो। इज इट क्लियर? अब बेटा सिंपल बॉडी ऑफ फेस में क्या अंतर है भैया, लैटिस पॉइंट कहां है, तो यहां खाली कॉर्नर है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस ऑल फेस सेंटर, तो टोटल कितने हुए लैटिस पॉइंट, या 8 हुए या 9 हुए या 14 हुए। कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने, ये सही लिखे हैं गलत है? कैसे कैसे 15, ये गोला कैसे बन रहा है, वो तो एग्जामिनर बनाएगा, तुम काहे बना रहे हो गोला। 8 कॉर्नर है, 6 फेस के सेंटर है, ये 15वां कहां से आया? मैं 9 कॉर्नर ले गया था। अच्छा ये 9 के 9 कॉर्नर है, और ये वेरी गुड, बोले कॉर्नर 9 है। बेटा जो चैप्टर मतलब सॉलिड सेट पढ़ रहे हैं, और ये होली के बाद नहीं पढ़ रहे, दिवाली के बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो होली के बाद जब मान लेता हो जाता है, बुरा ना मानो होली, अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अरे यार एक्चुअली क्या है, दिवाली से पहले हम एक चैप्टर पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का एक पढ़ा रहे थे ना, उससे पहले ऑर्गेनिक का कौन सा पढ़ाया था, वही दिक्कत वही है, एक्सपेरिमेंट वो हो गया दिवाली पे। अब भैया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखें 1 2 4, सही है गलत है, ये ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, ये a √3/2, ये a अपॉन √2, इज इट क्लियर और रॉन्ग? वेरी गुड, सही है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, और आप क्या बता रहे हो, रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम का आधा होता है रेडियस, और ये और ये है। इज इट क्लियर? तो रेडियस में ये आना था। इसके बाद एफिशिएंसी, अगर डायरेक्ट याद है तो 52%, नियरली 52.4 है ऐसा कुछ है, और 68% एंड 74। अगेन यहाँ एक एक एग्जाम्पल याद करना बनता है, याद कर लीजिएगा एक आध एग्जाम्पल बुक से जब देखेंगे तो। अब क्योंकि इतना आपको तैयार है तो थोड़ा बहुत आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर इतना तैयार है, और अगर इतना तैयार नहीं तो पहले तैयार करो। कभी कभार पहले ये क्वेश्चन आ जाता था, प्रूफ करो 52 68, अब प्रूफ करने को तो नहीं आ सकता, बट वो पाई के टर्म्स में दे सकता है। तो पाई के टर्म्स में हमने पहले भी आपको याद कराया है, ये π/6 है, ये बताओ ये पाई के टर्म्स में कितना है, पाई √3/8, √3/8। एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकंड लगेगा। 4/3 πr³ इसका रेडियस लिखेंगे, डिवाइड में क्यूब का रेडियस लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, और एटम्स 2 है, तो ये कैलकुलेशन में यहां लिख दे रहा हूं, 2 × 4/3 πr³। r की जगह हमें क्या लिखना है, a√3/4 का होल क्यूब, ठीक है, अपॉन a³ इंटू 100, तो ये a³ कट जाएगा, और अब 3 का क्यूब 3√3 होता है, 3√3 का क्यूब, तो एक 3 कट जाएंगे, ठीक है। 4 का क्यूब होता तो 64 है, लेकिन ये 8 है तो 8 कट जाएगा 64,
8 टाइम्स, तो √3 ऊपर बचा और नीचे 8 बचा, ठीक है। तो इसलिए √3/8 पाई फ्रैक्शन में आ गया, परसेंटेज में निकालना है इनटू 100। ऐसे इसका जरा आप खुद निकाल के दिखाइए, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये मैंने कैसे, अगर बाई चांस स्केप कर गए, भूल गए, तो कैसे करते हैं, ऐसे जरा इसका आप बताएंगे कि पाई के टर्म्स में कितना आएगा। मिटा दूं? नहीं आया इधर है पाई, पाई/3√2 होता है, ये मुझे ध्यान है, लेकिन एक बार मैं आपके सामने करता हूं। पहली गलती आपकी ये होती है, आप ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, और दूसरी बात, ये 2√2 का होल क्यूब है अपॉन ए क्यूब है, फिर 100 है। ये 4 से मल्टीप्लाई पता नहीं क्यों अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। और अब देखें 4 4 16, और यहाँ 2 का क्यूब 8 हो गया, और √2 का क्यूब 2√2 हो गया, तो 16√2 हो गया। 16 तो कट गया, तो खाली √2 ये बचा और 3 ये बचा, इसीलिए कहीं मैंने लिखा होगा पाई/3√2, ये इसका आंसर आता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया सिंपल बॉडी और फेस सेंटर्ड में अंतर। अब इसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना। बेटा कुछ बुक्स मतलब एनसीईआरटी जैसे हैं, तो इन्होंने डेंसिटी बाद में दिया है, इवन ये भी शायद बाद में दिया है, पहले पैकिंग वैकिंग समझा दी है। एक ही बात है, हम पहले डेंसिटी देख लेते हैं क्योंकि वो आसान पड़ती है। डेंसिटी कोई बड़ी हेडिंग है ही नहीं, डेंसिटी हमेशा की तरह मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो ऑब्वियसली अगर पूरी बात बोलें तो कभी गलती नहीं होगी। डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो भैया मास ऑफ यूनिट सेल लो और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लो, बात ही खत्म। जब आप एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हो, तो यूनिट सेल का मास चाहिए, यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, आ जाएगी डेंसिटी। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, एक सेकंड देख लें, फर्जी होगा। हेलो, हाँ जी, कहां से? हाँ जी बताएं, काय के विषय में भाई साहब? जी जी जी, राजनगर में आइल्स का है। मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक कर दूं भाई साहब, मैं क्लास ले रहा था। चलिए बेटा देखिए, इसके बाद नाउ डेंसिटी के लिए मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। अब मास कैसे आएगा? तो यूनिट सेल में कुछ एटम्स लगे, उन्हीं का मास लेना। अब उनके एटम का मास आएगा कैसे? तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहला काम ये करना है कि ये देखो एटम के नंबर कितने, तो नंबर ऑफ एटम वर्ड की जगह यहां वर्ड बोला जाता है यूनिट्स। अब आप समझ चुके हैं क्यों? क्योंकि जब कोवलेंट क्रिस्टल होता है वहां एटम लगे होते हैं, जब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है वहां मॉलिक्यूल लगे होते हैं, और जब आयनिक क्रिस्टल होता है वहां आयंस। तो भैया हमें एक यूनिट सेल के अंदर क्या चीजें हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो उन्होंने उस चीज को हटा के वर्ड क्या रख दिया? यूनिट्स। तुम्हारी सिंपल भाषा में, जनरल भाषा में मॉलिक्यूल है, जनरल भाषा में वो क्या है? मॉलिक्यूल, लेकिन टेक्निकल भाषा में वो है नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे NaCl का केस है, तो बेटा NaCl के केस में Na लगे होते हैं बॉडी सेंटर और एज सेंटर में, बॉडी सेंटर और एज सेंटर, और Cl लगे होते हैं कॉर्नर एंड फेस सेंटर। और आगे की टर्मिनोलॉजी ये है कि Cl का CCP लैटिस है और Na लगे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ये आगे की टर्मिनोलॉजी है। जब तक ये टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी या रिवाइज नहीं की, तब तक ये बोलते हैं कि Cl कॉर्नर फेस सेंटर में और Na बॉडी सेंटर एज सेंटर में। फिलहाल इस एक यूनिट सेल में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 Na आयन आते हैं, 4 Cl। इसका मतलब टोटल आयन कितने हैं? 8। लेकिन हमें टोटल आयन थोड़ी, हमें तो ये देखना है NaCl के मॉलिक्यूल कितने हैं, सरल भाषा में मॉलिक्यूल। तो Na 4 है, Cl 4 है, तो 4 मॉलिक्यूल NaCl के हो गए ना। तो इसको नंबर ऑफ यूनिट, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं,
वो नंबर हमारा क्या हो गया, 4। मतलब 4 NaCl के मॉलिक्यूल्स है, सरल भाषा। ठीक है, अब इन 4 मॉलिक्यूल का वजन कितना, तो हमें जो NaCl का वेट पता है, हमें NaCl का वेट जनरली 58.5 ग्राम पता है, और अगर ये 58.5 ग्राम है तो ये तो मोलर मास है। मोलर कहने का मतलब इतने पार्टिकल का मास है। इतने पार्टिकल का मास अगर मालूम है तो एक पार्टिकल का मास भी निकाल लेंगे, और जब एक पार्टिकल का मास आ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 का आ जाए। समझ में आया, पॉइंट क्लियर है। तो हमें यहां मास ऑफ यूनिट सेल रखना है, तो हम पहले निकालते हैं यूनिट सेल में यूनिट्स कितनी है, और यहां Na और Cl अलग अलग नहीं है, Na और Cl को मिला के कह दिए यूनिट, ये पूरी एक यूनिट है NaCl। तो NaCl 4 है, मॉलिक्यूल कह लो, तो 4 NaCl के यूनिट्स हैं या 4 मॉलिक्यूल है, तो ये जो 58.5 है तो ये तो पूरे वो 1 मोल का मास था, तो इसको पहले इससे डिवाइड करके एक एटम का मास निकाला या एक यूनिट का, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आया आपका कि इसका मतलब ये आया कि मास निकालने के लिए आप पहले देखेंगे यूनिट कितनी है, और फिर एक यूनिट का मास ऐसे निकलता है। समझ में आया, समझ में आया। बाई चांस एग्जामिनर ने तुम्हें पहले से दे रखा है मास ऑफ 1 एटम इज दिस, तो चुपचाप 1 एटम का मास रख देना, अब की मोलर मास से डिवाइड नहीं करना है, Na से कुछ नहीं करना। समझ में आया, ये मैंने उल्टा लिखा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दिस, ये इंटेंशनली नहीं, वैसे ही गलती हो गई कि हमें एक एटम का मास निकालना था ना, तो Na से डिवाइड करना, सॉरी। तो ये आया एक एटम का मास और इससे मल्टीप्लाई, और अगर एग्जामिनर ने एक एटम का मास पहले से दे रखा है तो खाली m रख देना। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे आएगा, तो भैया वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, अगर आपके एज लेंथ a है तो वॉल्यूम a क्यूब हो जाता है, क्यूब का वॉल्यूम एज लेंथ का क्यूब होता है। लेकिन अगर ये a एज लेंथ सेंटीमीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया, क्योंकि हमें डेंसिटी देनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, डेंसिटी की यूनिट हमें देनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम वॉल्यूम चाहेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो कई बार एज लेंथ पिकोमीटर में दी होगी, बिकॉज नेचर में एटम बहुत पास पास है, उनके बीच की डिस्टेंस पिकोमीटर में ही नापी जाती है। तो भैया पिकोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, और उसके बाद क्यूब, तो आंसर a क्यूब इंटू 10⁻³ लगता है, यानी यहां a क्यूब इंटू 10⁻³ पुटअप करें। पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला एक तरीके से वेरिएबल है, हमेशा ये नहीं है कि आप रट के बैठेंगे ये लिखेंगे, हो सकता है हम ये लिखें z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू a क्यूब इंटू 10⁻³ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट ये कंडीशनल है। यहां m क्या होगा, मोलर मास होगा, मोलर मास इन ग्राम, यहां a क्या होगा, एज लेंथ इन पिकोमीटर होगा, तभी ये लिखा है, तभी हमने ये लिखा। अगर ये ग्राम में नहीं होता तो ये नहीं लिखते, अगर ये AMU में दिया होता या डायरेक्ट एक एटम का मास दिया होता तो ये थोड़ी लिखते। ऐसे ही ये a क्यूब की बात है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता पहले से ही तो ये नहीं लिखते। बोलो बेटा अब क्लियर है, मिटा दें यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक। तो आई होप सो आप डेंसिटी तक के क्वेश्चन एक बारी घर पे कर लेंगे, ठीक है। अब जरा टाइम देखें कितने मिनट बचे हैं अभी, 5 मिनट है, अच्छा 5 से ऊपर हुए। चलिए तो चैप्टर का एक पार्ट आज हमने करा दिया, आज मैं आपको पेपर भी भेज दूंगा, और दूसरा पार्ट आज ही, सॉरी दूसरा पार्ट कल करेंगे, आज पेपर भेज देंगे। अब अगर आप खुद देखो, मैं आपको सीधी साधा बता रहा हूं, बहुत सारे हम इनिशिएटिव लेते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक चलते नहीं है। उसके पीछे एक रीजन ये होता है कि हम जिनके लिए चला रहे हैं अगर वो ही एक्टिव नहीं है, मतलब अगर आप ही रोज मुझसे नहीं कहोगे ना सर वो क्वेश्चन के लिए आप कह रहे थे क्या हुआ, आप कह रहे थे रिवीजन कराएंगे क्या हुआ, तो मैं कराता ही रहूंगा। लेकिन अगर मैं यहां आऊं और मैंने आपको लेट सपोज अगर आज 4 पेपर 2 पेपर भेजे और आप एक भी क्वेश्चन नहीं करके आए, तो अगले दिन से मैं भी लीनियंट हो जाऊंगा, कौन डाउनलोड करे कौन करे। तो इट इज ऑल अप टू यू, अगर आप इनिशिएटिव अच्छा लेंगे
आपका भला होगा, और नहीं लोगे तो यार फिर उसमें मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब आपको इनिशिएटिव लेना।